राजनीति के लिहाज से वैसे तो पूरा बिहार बहुत ही खास है, लेकिन जब भी नेशनल पॉलिटिक्स की बात होती है तो सीमांचल का इलाका बहुत ही प्रभावी हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ मुसलमानों की आबादी। सीमांचल में करीब 40 से 70% मुसलमान हैं और इसीलिए हम सीमांचल के कोसी इलाके में पहुंचे। हमने ये जानने की कोशिश की कि यहाँ का मुसलमान मोदी के बारे में क्या सोचता है, राहुल गांधी और तेजस्वी को लेकर उसकी क्या राय है, जिसे लेकर बहुत जल्द उसे फैसला करना है। कौन डूबेगा, किसे पार उतरना है जफर, फैसला वक्त के दरिया में उतर कर होगा। बिहार के सीमांचल में 4 सीटें आती हैं, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया, और इन चारों ही सीटों पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। सबसे ज्यादा किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा कटिहार में 45%, पूर्णिया में 40% और अररिया में 43% मुस्लिम आबादी है। इसी मुस्लिम बहुल आबादी की वजह से यह पूरा सीमांचल का इलाका कांग्रेस और आरजेडी का गढ़ कहा जाता है। हालांकि नीतीश कुमार अपनी सेकुलर छवि की वजह से यहां बहुत प्रभावी हैं और मुसलमानों में भी नीतीश का वोट बैंक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने कटिहार और पूर्णिया की सीट जीती थी, जबकि बीजेपी को अररिया की सीट मिली थी। कांग्रेस ने किशनगंज की सीट अपने खाते में की थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019 में एनडीए बिहार में 40 में से 39 सीटें जीता था और एकमात्र सीट जो हारी थी वो किशनगंज की ही थी। यही वजह है कि बीजेपी ने नीतीश की एनडीए में वापसी करवाई, क्योंकि बिना नीतीश के साथ के बीजेपी लोकसभा के चुनावों में जाती तो बिहार के इस सीमांचल के इलाके में उसकी हार निश्चित थी। बीजेपी ये दावा करती है कि जो योजनाएं हैं वो सबको मिल रही हैं, उसका फायदा सबको मिल रहा है, तो वो वोट की शक्ल में वापस भी लौटेगा। तो आप देखिए, हम इसमें तो ये नहीं कह सकते कि वोट के शक्ल में पहुंचेगा, मगर जो उन्होंने योजनाएं निकाली उसमें राशन सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है, गैस सबको मिल रहा है, काम सारा हुआ है। अच्छा, पूरा काम हुआ है। तो नीतीश मोदी वाली जोड़ी आपको पसंद है? हम तो कहते हैं कि सरकार जो भी हो, अगर हमारे युवाओं को और हमारे जितने यहाँ पे कारोबारियों को अगर फायदा मिलता है इनसे, तो वोट उन्हीं को करना चाहिए। मोदी जी ने कुछ किया आप लोगों के लिए, कुछ बेहतरी जिंदगी में लाए वो? अभी फिलहाल मोदी जी के लिए तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन नीतीश जी बहुत अच्छा किया। अच्छा जी, आज जितना भी रोड घाट है, इससे पहले लोग नीतीश जी के उधर वाले पाले में जाने से थोड़ा सा खफा दिखाई देते, ऐसा कुछ है क्या? है, कुछ लोग है, लेकिन हम लोग नहीं। अच्छा, आप लोग मास्टर मुजाहिद जी, मास्टर मुजाहिद के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यार डर दिखा के बहुत जो है, मतलब जो निकम्मा आदमी है उसको हम लोग भाजपा का डर दिखा के जो हम उसे वोट ले लिया है, लेकिन अब इस बार हम लोग और गलती नहीं करें। अच्छा, आपकी समझदारी से काम हो जी रहा है। जी जी, सोच समझ, ठीक है। अच्छा, गांव में जो जरूरतमंद हैं लोग मुसलमानों में, उनको राशन वगैरह का फायदा भी मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। सीमांचल के इस इलाके और खास तौर पर किशनगंज सीट की महत्ता उसकी मुस्लिम आबादी ही है। इसीलिए राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर जब बिहार में दाखिल हुए थे तो सबसे पहले किशनगंज ही आए थे। यही वजह है कि राहुल गांधी का संविधान बचाने का नैरेटिव किशनगंज में भी सुनाई देता है। यहाँ पे जो माइनॉरिटी को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अच्छा। अगर आप देखा जाए तो पार्लियामेंट में भी आवाज उठी है, 4% जो हमारा हक बनता है वो नहीं मिलता। ऑपोजिशन में यहाँ जावेद साहब बैठे हुए हैं, ऑपोजिशन को ऐसे ही पसंद नहीं करते। अब स्टेट में नीतीश साहब बैठे हुए हैं। मतलब ये आप कह रहे हैं कि यहाँ से सांसद आपके कांग्रेस के हैं, सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, इसलिए विकास और स्टेट में भी अपोजिशन है। अच्छा, तो अब रही बात जहाँ तक दोहरी मार झेल रहा है किशनगंज, रही बात लोगों की, तो हमें तो आदत सी हो गई ऐसे जीने की। अच्छा। हम तो पंचर लगाने वाली कौम है, पंचर लगा के जिएंगे। ये इलेक्शन 1952 वर्सेस 2024 का लड़ाई है। देखिए, जब हमारा संविधान बना 2050 में, अच्छा, संविधान बचाने की लड़ाई। ये संविधान, एक तरफ संविधान तो बदलने वाले हैं, एक तरफ संविधान बचाने वाले हैं। तो हमको देखना है कि हम संविधान को तोड़ने वाले हैं कि हम संविधान बचाने वाले हैं। ये इलेक्शन संविधान बचाने के तरफ कुछ लोग जाएंगे, कुछ तरफ संविधान को बदलने के चलते हैं। लेकिन हमको यकीन है हिंदुस्तान के अवाम पे। मैं हाथ जोड़ के पूरे हिंदुस्तान के अवाम से कहना चाहता हूँ कि इस बार आप लोग सब हिंदुस्तान को छोड़ने के लिए आए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपना वोट दें।
जो संविधान की जो बात बोल रहे हैं भाई, संविधान तो हमको नहीं बचाना है। संविधान जिसको बचाना बचा, हमको पहले अपना जिस्म बताना है। कभी भी मेरा मॉब लिंचिंग हो सकता है, पहले हमको बच जाएंगे तो इंशाल्लाह संविधान भी बचेगा। रही बात दाढ़ी टोपी की वजह से दिक्कत होती है क्या? बहुत दिक्कत होती है। आप तो मीडिया है, आप तो सब समझते हैं सर। आप तो देख रहे हैं कि दिल्ली के सड़कों पे लात मारा जा रहा है, वो अमित शाह के सरकार में। बोलने वाला कौन है? कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक ही नेता जो ओवैसी साहब भी बोलते हैं। कोई भी मॉब लिंचिंग होगा तो ओबीसी साहब बोलेगा, ना कि ये लोकल एमपी हमारे जावेद साहब बोलेंगे। कोई भी मसला हो, मॉब लिंचिंग हो या 3 तलाक हो या कोई भी मसला हो सर। तो क्या ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री बनाएंगे? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा सर। प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मगर हम लोग का कुचला दबा का आवाज तो उठा सकता है। सीमांचल में हैदराबाद वाली पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा गेम चेंजिंग फैक्टर हैं। ओवैसी अपनी ताकत का एहसास 2020 में दिलवा चुके हैं, जब सीमांचल में उनके 5 विधायक जीत गए थे। हालांकि ये अलग बात है कि बाद में 5 में से 4 आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस बार ओवैसी की पार्टी सीमांचल में सिर्फ किशनगंज से ही चुनाव लड़ रही है। लेकिन क्या कांग्रेस का ये लॉयल वोटर ओवैसी को वोट देगा? ये बड़ा सवाल है। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हक की आवाज उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज उठाने का असर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कितना पड़ा, इस पर कभी आपने गौर किया? मैंने पूछा कि उससे हासिल क्या हो? उससे हासिल कुछ नहीं हो रहा, हासिल कुछ नहीं हो रहा। हम लोग लालू जी के चाहने वाले हैं। लालू जी जमीनी नेता हैं, हमारे तेजस्वी यादव आज उन्हीं के वंशज हैं। आज उनका भी सोच जो होगा वही सोच आज हम लोगों का है। जावेद आजाद आपके सिटिंग एमपी हैं, उनके कोटे में, कांग्रेस के कोटे में सीट गई है। जी जी। काम कैसा किया उन्होंने? कुछ काम हम करवाया आप लोगों का? देखिए, काम तो ऐसे कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, ज्यादा कोई काम नहीं हुआ है। जावेद साहब ने कोई काम नहीं किया है, लेकिन जावेद साहब मजबूरी में, चूंकि सेकुलर को जीतना है,